राम राम मित्रों, आप सबों को मेरा नमस्कार। मित्रों, हमारे देश में टोटल 28 स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं। और उन 28 स्टेट में 6 ऐसे स्टेट हैं जो बाई कैमरल सिस्टम को फॉलो करते हैं। यानी बाई कैमरल सिस्टम मतलब वहाँ एमएलए भी होते हैं और एमएलसी होते हैं। ठीक है, तो एमएलए का तो चुनाव बड़ी धूमधाम से होता है और एमएलसी का चुनाव कब आता है कब जाता है हमें आमतौर पे जो ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होते हैं उन्हें पता नहीं लगता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, बिहार में कितने एमएलए चुन के आते हैं? 243। ठीक है, और एमएलसी की संख्या कितनी होती है? 75। तो ये एमएलसी जो 75 एमएलसी चुन के आते हैं तो टोटली 5 एरिया से चुन के आते हैं और उन्हीं 5 एरिया के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपसे बनता है यहाँ पे कि बिहार में कितने टोटल नंबर ऑफ एमएलसी है? तो आपका आंसर होगा 75। ठीक है, अब देखो कहाँ कहाँ से चुन के आते हैं। देखो, हम लोग 243 एमएलए का सिलेक्शन करके भेजते हैं विधानसभा में। ठीक है, और ये 243 एमएलए 27 एमएलसी को बनाते हैं। ठीक है, और इनका कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होता है। जैसे मान लो कि अभी नीतीश कुमार और राबड़ी देवी ये एमएलसी है, लेकिन अगर पूछ दो कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है तो इनकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, क्योंकि ये इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 27। ठीक है, अब आ जाओ, मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हूं। अब आ जाओ इलेक्टेड फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूएंसी। मित्रों, जो हमारे लोकल स्तर पे चुनाव होते हैं, जैसे कि पंचायत लेवल पे, नगर निगम पे, नगर परिषद में, तो वो जो चुने हुए कैंडिडेट होते हैं जिनको जनता चुन के भेजती है शहरी निकाय में या ग्रामीण निकायों में, तो वो लोग 24 एमएलसी का चुनाव करते हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। तो ऐसी कुल कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है? 24। ठीक है, और अगले पेज में बकायदा मैं लिख चुका हूं कि कौन कौन से वो कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं जहां से लोकल अथॉरिटी के जितने भी मेंबर होते हैं वो एमएलसी का चुनाव करती है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं, ये देखो यहाँ पे मैं टोटली लिखा हुआ है 24 जो भी है 24 यहाँ पे लिखा हुआ है। आप एक बार इसको रीड कर लेना। अब आ जाओ मित्रों, गवर्नर कोटा से भी होता है। अब गवर्नर कोटा से होगा तो ये भी जो भी गवर्नर कोटा से एमएलसी बनाए जाते हैं उनको भी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं मिलता है। तो ऐसे कितने एमएलसी होते हैं? टोटल एमएलसी ऐसे 12 बन जाते हैं। ठीक है, जो कि नॉमिनेटेड बाय गवर्नर होते हैं। अब बाकी जो 2 है उनमें 6 होता है। इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली से 27, इलेक्टेड फ्रॉम लोकल अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 24, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर से 12। अब 2 क्षेत्र बच जाते हैं टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी 6 चुने जाते हैं और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी 6 चुने जाते हैं, और इन दोनों को कॉन्स्टिट्यूएंसी मिलता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी किन किन को नहीं मिलता है? जो लेजिस्लेटिव असेंबली से चुन के आते हैं उनको नहीं मिलता है। और किन को नहीं मिलता है? जो गवर्नर से नॉमिनेटेड है उनको नहीं मिलता है। किन किन को मिलता है? जो कि लोकल अथॉरिटी से चुन के आते हैं उनको मिलता है। टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो चुन के आते हैं उनको मिलता है, और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी जो चुन के आते हैं उनको मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको 27 लेजिस्लेटिव असेंबली से, 24 लोकल अथॉरिटीज से, 12 गवर्नर कोटे से, 6 टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी से और फिर 6 ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ठीक है मित्रों, काफी पहले मैं बता चुका हूं कि ये जो एमएलसी होते हैं वो हमारे संविधान के यानी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट और आर्टिकल में है, मैं काफी पहले बता चुका हूं। आइए थोड़ा रिमाइंड करा दूं आपको। देखो, एमएलसी बनने की जो मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट होती है वो 30 ईयर्स होती है। अच्छा, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद है जो मैं आपको बता दूं। देखो, एमएलसी बनने की तो मिनिमम एज कितनी होती है? 30, और आपको एमएलए बनने की कितनी एज होती है? एमएलए बनने की एज होती है आपको 25। ठीक है, इस सेम चीज होता है आपको लोकसभा और राज्यसभा के लिए। 30 क्या हो जाएगा आपको? राज्यसभा को। जैसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 30, और किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 25। वैसे ही लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 25 होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ बच जाते हैं जैसे प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की
प्रेसिडेंट की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35। और स्टेट लेवल में कौन प्रमुख होता है, गवर्नर, तो गवर्नर की भी एज 35। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। ठीक है, आ जाओ। तो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट बस तमाम बता दिया आपको, एमएलए, एमएलसी, लोकसभा मेंबर, लोकसभा एमपी, राज्यसभा एमपी, और उसके साथ प्रेसिडेंट और गवर्नर का भी बता दिया। अब मित्रों, एमएलसी यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसकी चर्चा हमारे संविधान के कौन सी आर्टिकल में किया गया है, तो मित्रों पार्ट 6 में किया गया है। कौन से, पार्ट 6 में किया गया है इसकी चर्चा। और फिर आर्टिकल की बात करें, अगर पार्ट आता है तो आर्टिकल भी आएगा, तो आर्टिकल 168 से 177 तक इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, और हमारे देश में अभी कितने स्टेट है, 28, यूटीज कितने हैं, 8। तो सिर्फ इन 28 यूटीज और 28 स्टेट और 8 यूटी में से सिर्फ 6 ऐसे हैं जहां पे बाइकैमरल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, और वो सिर्फ 28 स्टेट में ही आते हैं। ठीक है, इसलिए शुरू में मैं आपको बताया था 6 और 28 का बताया था, यानी कि 6 स्टेट में अभी भी बाइकैमरल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। और ट्रिक क्या है, टब में काम। 30 से तेलंगाना, और तेलंगाना किससे अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, यू उत्तर प्रदेश का पड़ोसी कौन, बिहार, और के से कर्नाटका, एम से महाराष्ट्र। ठीक है, अब मित्रों कभी कभी आप लोग सुनते होंगे, आप लोग तो इसके लिए नहीं सुने होंगे, लेकिन अगर पॉलिटी पढ़ते हो या हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको सुनने को मिला होगा कि कहीं पास्ट में किसी राज्य में एमएलसी होते थे और अब वहां वो नहीं है। तो ये किसी भी राज्य में एमएलसी को बना देना, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट कर देना, या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो पहले से वहां एग्जिस्ट होता था उसको रिमूव कर देना, एक कौन से आर्टिकल के तहत किया जा सकता है। तो मित्रों हमारे संविधान में एक आर्टिकल 169 गिवन है, जिसके तहत हम लोग कोई भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकते हैं या लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश कर सकते हैं जो वहां पे पहले से एग्जिस्ट है। और कुछ बेसिक बात जो आपको पता होनी चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहार के गवर्नर का नाम क्या है, आरिफ मोहम्मद खान। और चेयरमैन में तो ध्यान रखना है, ये चेयरमैन बता रहा हूं मैं आपको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ना कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो इसके चेयरमैन है अवधेश नारायण सिंह, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है गया, और गया से स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुन के आते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी कि 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सेम वही कॉन्स्टिट्यूएंसी टीचर्स के लिए भी है, यानी कि तिरहुत पटना, तिरहुत पटना, कोसी, दरभंगा, सारण, गया। ठीक है, टीपीके और डीएसजी याद रखना आप लोग, जैसे भी निम्नलिखित बना लो, टीपीके और डीएसजी। तो ये 6 आपको ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी मिलेंगे और टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिलेंगे। कौन कौन से, एक बार और रिमाइंड करा दूं, तिरहुत पटना, और के से क्या हो गया, कोसी, जी से गया, एस से सारण, और डी से दरभंगा। ठीक है, तो इसके चेयरमैन है अवधेश नारायण सिंह, जो कि गया निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, और गया निर्वाचन क्षेत्र में टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से। डिप्टी चेयरमैन की बात करें तो प्रोफेसर राम बच्चन राय, और लीडर ऑफ द हाउस कौन है, यहाँ के जो नेता हैं हमारे मुख्यमंत्री वही होंगे, नीतीश कुमार। लीडर ऑफ अपोजिशन राबड़ी देवी, और जो चीफ व्हिप होता है गवर्नमेंट का, किसे बनाया गया है, रीना देवी। और ये नालंदा से लोकल अथॉरिटी से चुन के आई है, यानी कि जो शहरी निकाय और ग्रामीण इकाई से जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं वो इनको वोट डाल के चुनते हैं। ठीक है, तो रीना देवी नालंदा लोकल अथॉरिटी से चुन के आई है। ठीक है, ये आप देख लेना, मैं लिख चुका हूं। और फिर एक चीज और जान लो आप लोग, पिछले सेशन में मैंने बताया था आप लोगों को लिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, शुरू से लेके अब तक नीतीश बाबू तक। तो जो पहला प्रीमियर बिहार प्रोविंस का जो पहला प्रीमियर बना था उनका नाम था मोहम्मद यूनिस, और हालांकि ये काफी कम दिनों तक थे, 1 अप्रैल 1937 से 19 जुलाई 1937 तक थे। और जो सेकेंड प्रीमियर बने थे वो श्री कृष्ण बाबू बने थे, इनका टेन्योर थोड़ा ज्यादा था, 20 जुलाई 1937 से लेकर 31 अक्टूबर 1939 तक। तो मित्रों एक टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों का एमएलए के बारे में पढ़ लेते हैं और एमएलसी के बारे में पढ़ना भूल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो मुझे जरूर बताना। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।